नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उन चैप्टर्स को, उन पाठों को अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा। और अगर नहीं लिखा है तो उन्हें फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी चैप्टर में हो तो फटाफट उस पार्ट से जुड़ी हुई समस्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कुछ ही समय बचा हुआ है। तो इससे पहले कि आपको कोई समस्या हो परीक्षाओं में, उससे पहले ही आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी कविता से जुड़ी हुई हो, कोई चैप्टर से जुड़ी हुई हो या हिंदी व्याकरण के किसी कोई भी अध्याय या कोई भी पाठ से जुड़ी हुई हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर चंद्र गहना से लौटती बेल। तो ये जो चैप्टर है, ये पाठ चैप्टर लिखा गया है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा। तो केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखे गए इस चैप्टर में, जैसे कि पाठ का नाम आप देख रहे हैं, चंद्र गहना से लौटती बेर। तो चंद्र गहना है एक गांव का नाम। वहां से लौटते समय क्या कुछ लेखक ने देखा, वो सभी कुछ इस कविता में लिखा है। तो कविता को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, क्योंकि आप अभी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स में चाहे वो आपका गद्यांश हो, चाहे वो आपका काव्यांश हो, जब भी आपका प्रश्न आता है, अगर आपका जो पठित काव्यांश या पठित गद्यांश आपका आता है तो उसमें आप क्लास 9th में भी जब आप एग्जाम देंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है कि नेक्स्ट ईयर आपने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो किस तरह का आपका पेपर रहता है वो आपको पूरी तरह से 9th में दिया जाता है। तो देखिए, एक तरह से क्लास 10th से ज्यादा टफ होती है क्लास 9th हमारे लिए, क्योंकि क्लास 8 तक हम काफी इजी पैटर्न में एग्जाम देते हुए आते हैं और क्लास 9th के बाद हमारे लिए थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न जो है वो टफ हो जाता है। तो जब आप एक गद्यांश और एक काव्यांश का यहाँ पर पेपर देने वाले होते हैं, प्रश्न जब आप सॉल्व करने वाले होते हैं, तो उसमें पहला प्रश्न आता है, अगर कोई काव्यांश दिया है तो कवि और कविता का नाम, अगर कोई गद्यांश दिया है तो लेखक और पाठ का नाम। तो क्योंकि ये एक कविता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इसके जो कवि हैं, यानी कि जिन्होंने कविता को लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल जी, इनका जीवन परिचय, इनका नाम और साथ ही कविता का नाम, चंद्र गहना से लौटती बेर। एक एक काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपको जब एग्जाम में आए तो फट से आपके दिमाग में बैठ जाए कि पाठ के कवि कौन है और कविता का नाम क्या है। तो यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन गांव में सन 1911 19 के 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं और उनका तत्कालिक साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव है, क्योंकि 1911 में केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म हुआ। तो एक तरह से उस समय पर जितने भी साहित्यिक आंदोलन चल रहे थे, उनसे उनका काफी गहरा जुड़ाव था और सन 2000 में उनका देहांत हो गया। कुछ प्रमुख रचनाएं उनकी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। ये उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उन्हें सोवियत लैंड, देखिए कवि को यहाँ पर कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, तो उसमें पहला पुरस्कार यहाँ पर है, उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था और साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख जो यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है, ये आपने पढ़ा। बाकी का जो पूरा जीवन परिचय है वो
आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें केदारनाथ अग्रवाल जी की पूरी भाषा शैली दी गई है कि किस तरह की उनकी भाषा शैली है, लेखन शैली क्या है, और साथ ही उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें अचीव की, क्या कुछ पद पर वो रहे, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, तो सारी चीजें आप पाठ में पढ़ सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी कविता को। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी है। चंद्र गहना से लौटती बेर। तो देखिए, मैंने बताया आपको कि चंद्र गहना एक गांव है। केदारनाथ अग्रवाल जी एक बार एक गांव में गए हुए थे जिसका नाम था चंद्र गहना, और गांव में काफी दिन रहे, काफी कुछ। देखिए, गांव का तो अपना एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही मजा होता है। तो काफी दिन रहने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कुछ देखा। क्या देखा? उन्होंने कुछ देखा कि वो वहीं खेत की जो मेड़ होती है, उसी मेड़ पर बैठ गए और उन चीजों को देखते देखते, देखिए कविता की उड़ान, आपने एक कविता पढ़ी होगी क्लास 7th में या क्लास 8th में, कविता की उड़ान, यानी कि वहां तक पक्षियों की उड़ान भी नहीं होती, यानी कि पक्षी भी उतना ऊंचा नहीं जा सकते जितना कि कविता, यानी कि कवि की सोच चली जाती है, एक कवि की सोच चली जाती है, उतनी पक्षियों की उड़ान भी नहीं होती, बच्चों के खेल भी उतने गहरे नहीं होते। तो बहुत अलग अलग तरह से यहाँ पर कविता की उड़ान को कंपेयर किया गया था उस कविता में। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कवि जो होते हैं वो कितना दूर तक सोच सकते हैं, कितना डीपली सोच सकते हैं, और कैसे वो एक कविता की रचना करते हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो जब वो जा रहे थे, लौट रहे थे वहां से, तो वो एक खेत की मेड़ जो थी वहां पर बैठ गए, और वहां पर बैठकर उन्होंने किस तरह से इस कविता की रचना की, क्या कुछ देखा, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देख आया चंद्र गहना, देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब में। कवि कहते हैं कि वो चंद्र गहना से लौट रहे हैं, चंद्र गहना नामक जो गांव है वहां से लौट रहे हैं। तो क्या कहते हैं? देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब में। मैं चंद्र गहना देख आया हूं, यानी कि गांव जो है चंद्र गहना, वहां की रौनक, वहां की खुशहाल जिंदगी, वहां के आबो हवा में देख आया हूं। वहां यानी कि चंद्र गहना में मैं जाकर आ गया हूं। देखता हूं दृश्य अब में। आप होता है ना कि पहाड़ों पर जब बस चलती है, जब आप अपने गांव जाते हो, तो गांव में जाने का तो एक अलग ही मजा है, गांव में रहने का एक अलग मजा है, वहां का खाना एक अलग मजा देता है, वहां का वातावरण एक मजा देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा मजा कब आता है? जब आप गांव की यात्रा पर होते हो, जब आप गांव में बसों, क्योंकि पहाड़ों पर ट्रेनें नहीं चलती हैं, या कोई अपने शहर में जाता है, शहर के गांव जाता है या पहाड़ के गांव जाता है, तो क्या होता है कि जब आप रास्ते में जा रहे होते हो तो वो जो सफर होता है वो वहां रहने से ज्यादा रोमांचक होता है, ज्यादा उत्साहित करने वाला होता है, ज्यादा एक्साइटेड करने वाला होता है। हम नई नई चीजें वहां पर देखते हैं, अलग अलग चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कवि कह रहे हैं, देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब में। चंद्र गहना तो मैं देख कर आ गया हूं, अब मैं नए नए दृश्य देख रहा हूं, अब मैं नए नए तरह के दृश्य देख रहा हूं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़, मेड़ क्या होता है? शहरों के जो खेत होते हैं, ज्यादातर बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और बहुत पतली सी मेड़ होती है, बहुत ही पतली सी मेड़ होती है। और लेकिन पहाड़ों के जो आपने खेत देखे होंगे वो कैसे होते हैं? सीढ़ी नुमा होते हैं, और उनकी मेड़ें भी थोड़ा सा चौड़ी चौड़ी होती हैं, ताकि क्या होता है कि अगर उसको चौड़ा नहीं बनाएंगे, अगर उसको अच्छे से मजबूत नहीं करेंगे, ऊंचा नहीं करेंगे, तो वो धसक जाता है बारिश आने से। तो जो मेड़ है वहां पर बैठे हुए हैं कवि, और कहते हैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, अकेला बैठा हुआ हूं और अलग अलग तरह के दृश्यों को मैं देख रहा हूं, क्योंकि खेत हैं बहुत सारे आसपास, और वहां के जो मेड़ है उस पर बैठे हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुठेरा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है।
पूरा जो गांव का प्राकृतिक वातावरण है ना, जो पूरा खेत है, उसका पूरी तरह से मानवीयकरण यहाँ पर कवि ने कर दिया। चाहे वो मटर का फूल हो, चाहे सरसों हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो अलसी हो, जो भी खेतों में लगा हुआ है, क्योंकि कवि खेत की एक मेड़ पर बैठकर इस सारे दृश्य को देख रहे हैं। और वो एक एक पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने एक एक चीज का यहाँ पर मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण क्या होता है? एक अलंकार है कि कैसे किसी भी चीज को एक मनुष्य के रूप में दिखाना। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, यह हरा एक बीते के बराबर, केवल एक बेत का है यह हरा ठिगना चना। चने के जो पौधे होते हैं आपने देखे होंगे, छोटे से होते हैं, बिल्कुल झाड़ी नुमा होते हैं, छोटे से बिल्कुल इतने से, और उस पर पिंक कलर के फूल आते हैं, गुलाबी रंग के फूल आते हैं। तो कवि उसी को देखकर कह रहे हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुठेरा शीस पर। मुठेरा यानी कि पगड़ी, बिल्कुल गोल गोल हो जाते हैं ना वो, तो सारे फूल ऊपर को एक साथ खिलते हैं। बांधे मुठेरा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है, बिल्कुल तैयार, ऐसा लगता है कि बिल्कुल तैयार खड़ा है कहीं जाने के लिए, सर पर पिंक कलर की गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर, और है बिल्कुल एक बेत का छोटा सा। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर। पास में ही, चने के पास में ही एक अलसी का पौधा उगाया है, और देखिए पूरी तरह से उसका मानवीकरण किया है। और क्या कहते हैं, उसको एक हठीली युवती के रूप में बताया है। जैसे होता है ना कि किशोरियां होती हैं छोटी सी, 12-13 वर्ष की, वो उसको दिखाया है कि वो बहुत प्यारी सी है, बहुत सुंदर सी है, देह की पतली है यानी कि शरीर उसका बहुत पतला है, कमर उसकी एकदम लचीली है। लचीली यानी कि जो पतला है, तो हवा चलती है तो कभी इधर डोलती है कभी इधर डोलती है। तो इस तरह से नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, ऐसा लगता है कि नीले रंग का फूल उसने अपने बालों में लगाया हुआ है, नीले रंग का फूल अपने सिर पर सजाकर ये हठीली अलसी जो है ये सामने खड़ी है। किसके? मटर के सामने खड़ी है, बिल्कुल। आगे देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं, एक दृश्य भी दिखाया गया है बिल्कुल खेतों का, कि ऐसा लग रहा है कि स्वयंवर का दृश्य लग रहा है। एक दूल्हा बना हुआ है, एक दुल्हन बनी हुई है, और पूरा खेत आप देख सकते हैं, जो सरसों है या बाकी के जो फूल हैं, वो ऐसा लग रहा है कोई बैंड बाजा बजा रहा है, कोई बाराती है, कोई नाच रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई प्रसन्न हो रहा है, और कहीं ऐसा लग रहा है ये स्वयंवर का पूरा जो सीन है वो चल रहा है। और सरसों की न पूछो, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब सरसों का पेड़ जब बड़ा होता है तो वो एकदम से बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे पत्ते निकलते हैं और फिर एकदम से बड़ा हो जाता है, और पूरे में जब उसमें पुष्प खिलते हैं, वसंत ऋतु जब आती है, उसमें बहुत सारे फूलों से वो लद जाता है सरसों का पौधा। तो बिल्कुल यहाँ पे कहा है कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, सरसों का जो पौधा है वो सबसे बड़ा हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि विवाह योग्य हो गया है, ये हो गई है। सरसों के पौधे को एक युवती का रूप दिया है, और ऐसा लग रहा है कि वो सबसे बड़ी हो गई है, इन सबसे जो छोटे छोटे पौधे हैं उन सबसे वो बड़ी हो गई है। और ऐसा लगता है कि देखिए, जिस तरह से विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन के हाथों में हल्दी लगाई जाती है, उनको हल्दी एक तरह से शुभ मानी जाती है, और दूसरा हल्दी जो है वो रंग को भी निखारती है, क्योंकि उस की शादी होने वाली है, तो उनको हल्दी से उनको एक तरह से पूरा हल्दी लगाई जाती है, और ये शुभ भी होता है, और दूसरा ये उनके
चेहरे को भी निखारती है। तो ऐसा लगता है कि अब हल्दी भी सयानी हो चुकी है और अपने हाथों को पीला करके, यानी कि एक एक जो टहनी है, एक एक जो छोटी सी जो टहनी निकली है उसमें फूल खिल गए हैं। ऐसा लग रहा है हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। ऐसा लगता है अब अपने हाथ पीले करके ये शादी के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ब्याह मंडप में बैठने के लिए रेडी है। फाग गाता मास फागुन, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। ऐसा लगता है कि अब देखिए फागुन के मास में ही बसंत ऋतु भी आती है। हमने कहा ना कि आप फागुन का मास जो है वो बहुत ही सुंदर होता है। एक तरह से ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना गर्मी होती है, और सबसे सुंदर बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। दूसरा सबसे प्यारा, सबसे सुंदर कलरफुल जो फेस्टिवल आता है, कौन सा होता है इसमें? रंगों का त्योहार जिसको कहा जाता है, होली, सबका फेवरेट कलरफुल फेस्टिवल, वो भी फागुन में ही आता है। और फागुन में गाए जाते हैं फाग, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, सुनने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत सुकून देते हैं कानों को। तो फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तो कवि कहते हैं ये दृश्य देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे फागुन जो है वो फाग गाता हुआ आज यहाँ पर आ गया है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं देख सकता हूं, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयंवर हो रहा है। बहुत ही एक तरह से खुशनुमा माहौल है, बहुत ही सुंदरता प्रकृति में छाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि सरसों किस तरह से सज धज कर बिल्कुल हाथ पीले कर कर ब्याह मंडप में बैठी है, और चने का पौधा जो है बिल्कुल रेडी है पिंक कलर की पगड़ी पहनकर शादी रचाने के लिए। और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का अनुराग, अनुराग अंचल यानी कि हल्की हल्की सी हवा चल रही है और बिल्कुल प्रकृति का जो एक एक पेड़ पौधा है वो हिल रहा है प्रसन्नता से, खुशी से। इस विजन में, इस पूरे विजन में, विजन में यानी कि एक तरह से जो ये पूरा माहौल है इसमें। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर आगे कवि, दूर व्यापारिक नगर से, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले एक पोखर है, और पैरों के तले एक पोखर है, उठ रही उसमें लहरियां, उठ रही उसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। नील तल में घास जो उग रही भूरी, ले रही वह भी लहरियां। तो कवि क्या कहते हैं? कवि अब कहते हैं कि वो कहां से आए हैं? दूर एक व्यापारिक नगर से आए हैं। देखिए गांव को छोड़कर जाने का, एक तरह से अब हम उत्तराखंड में रहते हैं तो सबसे ज्यादा अगर पलायन कहीं पर देखने को मिला है तो वो उत्तराखंड में मिलता है। यानी कि यहाँ पर लोग ज्यादातर लोग जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, व्यापार की तलाश में बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी जगहों पर चले जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जब उनका व्यापार, उनका जो बिजनेस है वहां पर जम जाता है या उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो एक तरह से अपनी फैमिली को लेकर भी चले जाते हैं, और एक तरह से उनका जो घर बार होता है वो सब सूना पड़ जाता है। तो दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यानी कि उस व्यापारिक नगर से, शहर को केवल कवि एक व्यापार के नजर से देखते हैं। कवि कहते हैं कि वहां पर लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो नाम ही दिया है व्यापारिक नगर। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये भले ही शहर में लोगों के पास आलीशान बंगला है, आलीशान गाड़ी है, लेकिन उनके पास वो चैन, वो सुकून नहीं है।
वो आपस में लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास तो एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। उनको तो पूरा टाइम अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर लगाना है। लेकिन ये जो भूमि है गांव की, ये काफी ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए लोगों के दिलों में प्रेम है, सद्भावना है। और क्योंकि शहर जो है उसमें इस तरह का जो बिल्कुल टाइम लोगों के पास नहीं है। और कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, और जिस मेड़ पर वो बैठे हैं, जिस खेत की मेड़ पर बैठे हैं, उसके बगल में ही एक पोखर है। पोखर का अर्थ होता है तालाब। एक तालाब है, और वो देख पा रहे हैं कि उस तालाब में किस तरह से लहरें उठ रही हैं, क्योंकि हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो उस हवा से उस तालाब में जो है लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, उस नीले तल पर जो घास, भूरी भूरी जो घास उगी है, उससे वह भी क्या हो रहा है, हवा से वह भी हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को है चमकाता, है कोई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। इस तरह का एक पोखर है, और आप देख सकते हैं कि इस पोखर के साइड्स में, किनारों में इस तरह के बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं, एक चांदी का बड़ा गोल सा खंबा आंखों को चमकता। एक चांदी का बड़ा सा गोला है, गोल खंबा है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे ये आंखों पर चमक रहा हो। यानी कि वो पत्थर भी इतना सुंदर है, चमकीला है, वो आंखों को चमक रहा है। और है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। तालाब के किनारे बिल्कुल तालाब से लगे हुए हैं, जस्ट आधे पानी में डूबे हुए हैं, आधे पानी से बाहर हैं। ऐसा लगता है कि वो पानी पी रहे हो, मानो वो तालाब का पानी पी रहे हों। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखता है मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। देखता है मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। प्यास जाने कब बुझेगी, यानी कि उन पत्थरों की प्यास न जाने कब बुझेगी, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही उस तालाब, उस पोखर में आधे उसके साइड में पड़े हुए हैं। और बगल में ही एक बगुला, बगल में ही एक बगुला जो है वो खड़ा है। कैसे खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, बिल्कुल ध्यान लगाए खड़ा है। एक टांग जल में, एक टांग पर खड़ा है, बिल्कुल एक टांग वो झपट्टे के लिए उसने तैयार रखी है। एक टांग, आपने देखा होगा ना कि एक बच्चों के लिए एक लाइन भी बोली जाती, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले का जो ध्यान होता है, कैसे वो ध्यान लगाकर ध्यान निंद्रा में बिल्कुल फिक्स खड़ा है। उसकी तरफ से उसके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसका जो पूरा ध्यान है वो अपने लक्ष्य की तरफ है। उसका लक्ष्य है वो पानी में तैरती हुई मछली। तो फिर एक टांग पे वो खड़ा है, क्योंकि उसने अगर एक मछली उसको दिख जानी है तो उसने झपट्टा मारना है उसे फटाफट उठाने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी कि बच्चों को कौवे की तरह चेष्टा रखनी चाहिए अपनी, और बगुले की तरह ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर ध्यान। कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे नहीं, अरे मैडम ने पढ़ा रही है, बस अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी, खत्म, चैप्टर खत्म। अगर पढ़ने को मिलेगा कर लेंगे क्वेश्चन आंसर, नहीं मिलेगा तब भी कोई बात नहीं। तो जो चीज पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको पूरे मन से करना है, पूरे ध्यान से करना है। आपको ये नहीं देखना कि आपने 9th क्लास पास करनी है इसको पढ़ के। आपने देखना है कि आप कैसे अपना बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे, कैसे आप एक अच्छे, आपने अंक नहीं देखने, क्या सीखना है, कैसे आप अच्छा, क्या क्या आपको अच्छा सीखने को मिलता है, क्या क्या आपको अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, आपने इस चीज पर ध्यान देना है। तो चुप खड़ा है बगुला डुबाए टांग जल में, एक टांग जल में डूबी हुई है, आप देख सकते हैं, एक टांग ऊपर है। देखते ही मीन चंचल, क्योंकि मछली तो क्या है,
चंचल है, अभी यहाँ है, अभी अभी तैरते तैरते चली जाएगी कहीं पे भी। तो बगुले ने जैसे ही मछली वहां से गुजरेगी, उसको पकड़ना है, कैच करना है, तो उसको वो ध्यान तो लगा कर रखना ही पड़ेगा। तो देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। जब उसको अपना एम मिल जाता है, लक्ष्य मिल जाता है, तो अपनी ध्यान निंद्रा को त्याग देता है और उसको फटाफट से कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पर लिखी हुई है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुली मछली, चोंच पीली मैं दबाकर दूर उड़ती गगन में, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से। क्या कहते हैं अब? एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे। क्या होता है ये? जो हंस की तरह जो होता है ना दूसरा, बिल्कुल एक उसकी कैसी बिल्कुल वही, उसको भी बगुला ही हम कह सकते हैं। वो कैसे करती है? काला माथा होता है उसका, उसका सर जो है ऊपर से काला होता है और बहुत चतुर होती है ये चिड़िया, बहुत ही तेज होती है। और ये सारा दृश्य क्या हो रहा है? कभी अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस तालाब में देख रहे हैं, उस पॉन्ड में देख रहे हैं जो उनके पास ही है। ठीक है, जहां पर वो मेड़ में बैठे हुए हैं। और क्या कहते हैं? श्वेत पंखों के झपाटे मार। और वो कैसे उड़ती है? वो बिल्कुल पानी के ऊपर से उड़ती है और अपनी निगाहें वो बिल्कुल पानी पर रखती है। और जैसे ही उसको जल के अंदर मछली दिखाई देती है, तो वो जल भरे जल के हृदय पर, यानी कि बीचों बीच वो गोता लगाती है और एक उजली चटुल मछली, एक चमचमाती हुई मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर वो उठा लाती है, दूर उड़ती है गगन में, उठाकर लाती है और फिर कहाँ लेकर जाती है? और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से, और गगन में उड़ जाती है। और अब ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से, रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि कहते हैं क्योंकि ये उनका स्टेशन है, जहां पर उनकी ट्रेन आने वाली है, जहां से थोड़ा सा जमीन ऊंची है, वहां पर रेल की पटरी बनाई गई है, रेल लाइन बिछाई गई है, और वहां पर एक छोटा सा स्टेशन भी है जहां पर उनकी ट्रेन अक्सर रुका करती है। तो कवि क्या कहते हैं आगे? यहाँ पर कवि कहते हैं कि भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। यानी कि अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है, अभी ट्रेन के आने का समय नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बिल्कुल स्वच्छंद हूँ यहाँ पर। स्वच्छंद यानी कि बेरोक टोक, बिना किसी डर के मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जाना नहीं है, जाना नहीं है, अभी उन्हें जाना नहीं है, क्योंकि इसीलिए वो देख रहे हैं, इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार पा रहे हैं। चित्रकूट की अनगर चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। अब कवि को कुछ और भी दिख रहा है वहां से। कहते हैं चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची पहाड़ियां, ऐसी पहाड़ियां जो थोड़ा सा कम ऊंची है, यानी कि वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। जिस तरह से एक ऊंचा पहाड़ होता है ना, बिल्कुल वैसे पहाड़ नहीं है। जो शहर जो मैदानों के जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा कम ऊंचे होते हैं और चौड़े होते हैं, फैले हुए। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं इस बांझ भूमि पर, यानी कि यहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है, केवल बिल्कुल पहाड़ फैले हुए हैं, निर्जन वन है, ना कोई पक्षी है, ना कोई इंसान है, क्योंकि वहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। इधर रीवा के पेड़ और कुछ जहां पर कोई और पेड़ नहीं होते, वहां पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कुरूप क्यों कहा गया है? क्योंकि उन पर केवल और केवल कांटे हैं। कुछ रीवा के पेड़ हैं कहीं कहीं पर, और वो कैसे हैं?
कांटेदार है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। अब यहाँ पर कवि कहते हैं दूर, वहीं पर बैठे बैठे उनको दूर एक चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी जो पहाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही है। और वो पहाड़ियां कैसी हैं, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, और वो पहाड़ियां कैसी हैं कि उन पर कोई भी दूसरा अन्य पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है। वो बिल्कुल एक तरह से नग्न पहाड़ियां हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वहां रीवा के जो पेड़ हैं वो खड़े हैं और वो कुरूप लग रहे हैं क्योंकि वो झाड़ीदार है, वो कांटेदार है। और उसी के बीच में कहीं पर सुन पड़ता है सुग्गा। आपने सुना होगा ना, रात के समय में भी वो आवाज सुनाई देती है, टें टें की आवाज सुनाई देती है, चिड़िया होती है, उसे कहते हैं सुग्गा। तो उसकी स्वर सुनाई देता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टें टें सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता। उस वन, उस निर्जन वन, उस सुनसान वन के हृदय को चीरता हुआ ये टें टें सुग्गे का जो स्वर है वो सुनाई देता है कवि को। आगे कहते हैं टिरटों मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। अब सारस भी उड़ता हुआ उन्हें वहां पर दिखाई दे रहा है, जिसकी आवाज आती है टिरटों, यानी कि विभिन्न तरह के अलग अलग पक्षी वहां पर उड़ रहे हैं और उनमें से एक है सारस। तो जब इतनी सारी चीजें अलग अलग कवि को वहां पर दिख रही हैं तो कवि कहते हैं मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, अपने भी पंख फैलाऊं और सारस के संग उड़ जाऊं। जहां जुगल जोड़ी हो रहती है, हर खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं मैं चुप्पे चुप्पे। कहते हैं कि मैं भी सारस के संग उड़ जाना चाहता हूं और जहां जुगल जोड़ी रहती है। कहाँ रहती है जुगल जोड़ी? जुगल जोड़ी रहती है खेतों में, अलग अलग हरे खेत में, जो हरे भरे खेत होते हैं वहां पर जुगल जोड़ी यानी कि जो नव जुगल जो है, यानी कि नए नए जो पौधे आए हुए हैं, जो नए अलग अलग तरीके से सजे धजे हुए हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे ये स्वयंवर चल रहा हो, विवाह मंडप यहाँ पर बना हुआ हो। और कहते हैं जाकर मन करता है कि मैं सच्ची प्रेम कहानी को सुन लूं चुपके चुपके। तो इस तरह से केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई हमारी ये जो कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर, ये हमारी कविता यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। कविता को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और काफी हद तक मैंने इसका भावार्थ भी आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश की है और मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता पसंद आई होगी। कुछ हद तक भावार्थ भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उस सेशन में हम पूरी तरह से पाठ से इस पूरे चैप्टर का भावार्थ लिखेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।